क्लास नाइन्थ कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास नाइन्थ समकालीन भारत का चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर का नेम आप देखो जनसंख्या। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे और अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको काफ़ी अच्छी तरह से चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्स करने में आपको काफ़ी आसानी होगी और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं आपको काफ़ी अच्छी तरह से जो क्वेश्चन आंसर्स है इनको समझाने की कोशिश करूंगा और इससे थोड़ा बहुत आइडिया आपको चैप्टर का भी लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो अब देखो, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है। देखो, प्रश्न एक है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में सही विकल्प आपको चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ 4 विकल्प आपको दिए हैं। ठीक है, तो देखो, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है। ठीक है, तो कौन सी चीज़ है वो है प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों में। उसके बाद देखो, प्रश्न 2 है आपके पास, जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम होता है। तो वो देखो उच्च जन्म दर का। अब देखो जनसंख्या, अब मान लो अगर कहीं पर 100 लोग हैं, ठीक है, वहां पर बच्चे जो हैं उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वहां पर जन्म दर ज़्यादा है। ठीक है, उच्च जन्म दर है वहां पर। बाकी देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ परिणाम आपको दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक ऐसा परिणाम है जो हमें बताता है कि जनसंख्या में वृद्धि हुई है। जनसंख्या आपको पता हो क्या होता है। ठीक है, पॉपुलेशन होती है पूरे देश की या फिर किसी भी क्षेत्र की बोल सकते हो आप। ठीक है, तो देखो इसका उत्तर होगा आपका प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि। अब देखो यहाँ पर एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या, इससे हम ये नहीं कह सकते कि जनसंख्या में मतलब वृद्धि हो रही है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि प्रत्येक वर्ष लोग कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, जनसंख्या में मतलब कितनी वृद्धि हो रही है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि जनसंख्या में वृद्धि पता चल रही है हमें। ठीक है, इन बातों से आगे देखो, 2001 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है, कौन है। अब देखो, तो 2001 की जो जनगणना थी उसके अनुसार साक्षर व्यक्ति उसे माना गया था जिसकी उम्र 7 वर्ष है तथा वह किसी भी भाषा को यहाँ पर आप देखो समझ के साथ साथ पढ़ एवं लिख सकता है। ठीक है, तो जो 2001 में जनगणना हुई थी, ठीक है, अभी आपको पता है 2001 के बाद तो 2011 में भी, फिर अभी रिसेंट में 2021 में भी हुई है। ठीक है, आपको पता है 10-10 साल बाद होते हैं। तो इसमें तो 2001 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार साक्षर उन व्यक्तियों को माना गया था जो 7 वर्ष से अधिक हैं। ठीक है, और वो एक भाषा को समझने के साथ साथ उसे पढ़ भी लेते हैं और लिख भी लेते हैं। ठीक है, उनको साक्षर माना गया। आगे देखो, प्रश्न 2 है यहाँ पर निम्नलिखित के उत्तर संक्षेप में आपको देने हैं। तो देखो, जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या आपको करनी है। तो देखो, जनसंख्या में वृद्धि कौन सी चीजें करती हैं। जनसंख्या वृद्धि के 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं जो कि निम्न है। देखो, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। तो पहले हम जन्म दर पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक एक अब जो पॉइंट है इसको आप अच्छे से समझो क्योंकि आपके एग्जाम में आने के अच्छे चांसेस बनते हैं इनके। ठीक है, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये सब चीज आपको आनी चाहिए। तो देखो, किसी एक वर्ष में किसी देश या राज्य में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को जन्म दर कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पे, ठीक है, किसी एक क्षेत्र का आप ले सकते हो। ठीक है, या फिर किसी देश में भी आप ले सकते हो। तो किसी देश की अगर हम जन्म दर बोलें तो उसमें क्या है, देखो, देश या राज्य कोई भी एरिया आप ले सकते हो, एक प्रत्येक क्षेत्र होना चाहिए आपका। ठीक है, उसमें प्रति 1000 व्यक्तियों पे जीवित, ठीक है, जन्म लेने। अब क्या होते हैं, काफ़ी बच्चे क्या होते हैं, जन्म लेने के पश्चात बहुत सारे बच्चे दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो उनको नहीं गिनना, जो मतलब जीवित ले रहे हैं उनमें से जो जीवित बचते हैं, ठीक है, उनमें जो शिशु हैं उनकी संख्या। ठीक है, यानी कि मतलब 1000 लोग हैं वहाँ पर, उनमें से वहाँ पर 101 102 हो गए, तो वो 2-3 जो हैं बड़े हैं वो क्या है, वहाँ पर जन्म दर है। आगे देखो, यह वृद्धि का प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। ठीक है, भारत में जो है जन्म दर हमेशा अधिक रही है, तभी तो आपको पता है कि भारत जो है दुनिया में पूरा दूसरे नंबर पे है पॉपुलेशन में। ठीक है, जनसंख्या में दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे आपको पता है चाइना है। ठीक है, दूसरे नंबर पे भारत आता है। और अभी अगर मैं रिसेंट में 2022 के टाइम पे आपको बताऊं तो यहाँ पर 1 अरब लगभग 41 करोड़ कुछ हुई जनसंख्या यहाँ पर हो चुकी है। और जन्म दर अधिक होने से जनसंख्या बढ़ती है। ठीक है, अब जन्म दर अधिक होगी तो जनसंख्या बढ़ेगी। फिर देखो, मृत्यु दर क्या होती है। तो किसी एक वर्ष में किसी देश या राज्य में, वही बात है, ठीक है, प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, यानी कि कितने लोग मर रहे हैं, प्रति 1000 व्यक्तियों में से कितने लोग मर रहे हैं, इसको बोलते हैं मृत्यु दर। ठीक है, अब देखो, भारत में मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है जिसके परिणाम स्वरूप भारत की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब देखो, इसमें फिर वृद्धि की दर काफ़ी बड़ी है। ठीक है, अब देखो, जब
जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है तो उसे धनात्मक, यहाँ पर आप देखो प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं, ठीक है, धनात्मक, यानी कि जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है तो उसे धनात्मक बोलते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब देखो गौ है यहाँ पर प्रवास। तो प्रवास क्या होता है, देखो जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास, ठीक है। जनसंख्या में वृद्धि करने के दो घटक तो क्या है, जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर, तीसरा है प्रवास, ठीक है। तो देखो लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं, ठीक है। अब कोई लोग एक जगह पर रहते थे, वो वहां से छोड़कर दूसरी जगह चले गए, इसको बोलते हैं प्रवास। दूसरे देश में प्रवास के कारण जनसंख्या कम होती है। अब दूसरे देशों में क्या होता है, प्रवास के कारण वहां पर जनसंख्या कम है, दूसरे देशों से आने वाले लोगों के कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है। अब कोई देखो एनआरआईज होती है, ठीक है, वो तो क्या करते हैं, वो तो भारत को छोड़कर मतलब बाहर रहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना देश छोड़कर भारत में आते हैं, उन्हें हम प्रवासी कहते हैं, ठीक है, यानी कि उनके कारण भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। और आंतरिक प्रवास देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। और आंतरिक प्रवास क्या होता है, यानी कि देश के अंदर ही कोई व्यक्ति मान लो उत्तराखंड में रहता था, उसके बाद वो दिल्ली चला गया, कोई दिल्ली में रहता था वो यूपी में चले गया, कोई यूपी में रहता था वो महाराष्ट्र चले गया, मतलब जो देश के अंदर ही प्रवास हो रहा है, ठीक है, आंतरिक प्रवास जिसे बोलते हैं, उसमें क्या होता है, वो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है, ठीक है। अब क्या होता है, मैक्सिमम लोग जो उत्तराखंड जैसे अगर आप जगह ले लो तो वहां से उत्तराखंड से लोग मैक्सिमम छोड़ के बाहर जाते हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, इन जगहों पे जाते हैं, जिससे क्या हो रहा है, दिल्ली और इन जगह पर जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में बढ़ चुकी है, ठीक है। दिल्ली और ऐसे जो बड़े बड़े शहर है, आपको पता है वहाँ कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है। और बाहर जो राज्य हैं उनमें थोड़ी सी कम है किसी किसी में। इसी कारण क्या होता है, ये वितरण को प्रभावित करता है, ठीक है, यानी कि बराबर समांतर वितरण नहीं है सब जगह। फिर देखो अगला पॉइंट आपके पास 1981 से भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर क्यों घट रही है, ठीक है। 1911 से जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो घट क्यों रही है, तो देखो 1981 से भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी आई है, जिससे कि निम्न आंकड़ों से स्पष्ट होता है। आप देखो जनगणना वर्ष 1981, 1991, 2001, ये 3 वर्षों का आपको दिया है। अब देखो वृद्धि दर यहाँ पर क्या है, देखो 24.66%, 1991 में 23.86% और 2001 में कितना हो चुका है, 21.34%, ठीक है। तो ये वृद्धि दर यहाँ पर घट रही है। अब आप देखो इस दौरान, ठीक है, जन्म दर तेजी से घटी है। अब जन्म दर क्या है, बहुत तेजी से घट रही है, ठीक है, बढ़ नहीं रही है, घट रही है। यह 1981 में 34 प्रति हजार थी, ठीक है, 34 व्यक्ति प्रति हजार थी, जो कि 2001 में जाकर 26 प्रति हजार हो गई, ठीक है। यानी कि प्रत्येक हजार पे जन्म लेने वालों की संख्या 1981 में कितनी थी, 34 थी, लेकिन 2001 में हो गई 26, ठीक है। और मृत्यु दर में घटने की प्रवृत्ति बनी रही, लेकिन कमी की दर धीमी हो गई। अतः 1981 के बाद मृत्यु दर लगभग समान है, ठीक है, मतलब उसमें इतना चेंजेस नहीं आए, किंतु जन्म दर में बहुत अधिक धीमी गिरावट आने लगी है, ठीक है। अब देखो क्योंकि लोगों को बड़ी परिवारों के परिणामों के बारे में जानकारी हो चुकी है अब, ठीक है। अब क्या होता है, जब जन्म दर अधिक थी तो उस टाइम पे परिवार बड़े बड़े हो जाते थे, लेकिन आज के टाइम पे आपको पता है वैसे ही पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। रोजगार लोगों को मिल नहीं रहा है, जिसके कारण अब फिर वो हो जाता है कि यहाँ पर जनसंख्या में कमी आ जाती है, ठीक है। सरकार द्वारा चलाए गए परिवार नियोजन कार्यक्रमों ने जन्म दर को कम कर दिया है, ठीक है। फलस्वरूप वृद्धि दर बहुत धीरे धीरे नीचे आ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है कि आयु संरचना जन्म दर एवं मृत्यु दर को परिभाषित करे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आयु संरचना जन्म दर एवं मृत्यु दर को आपको परिभाषित करना है। तो देखो जन्म दर और मृत्यु दर हमने ऊपर अभी पढ़ लिया था, तो इसको हम यहाँ पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने आपको ऊपर अच्छी तरह से समझा दिया है, नीचे यहाँ पर अब हम सीधा सीधा इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन आयु संरचना देखते हैं। तो किसी जनसंख्या की आयु संरचना से तात्पर्य विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के ज्ञान से है, ठीक है। अब आयु संरचना क्या होती है, संरचना आपको पता है किसी भी चीज़ का मतलब एक तरह से होता है फॉर्मेशन, ठीक है, मतलब वो किस तरह से बनी हुई है, उसकी किस तरह की संरचना है, ठीक है, वो किस तरह से गठी हुई है, एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो संरचना उसे कहते हैं। आयु संरचना से तात्पर्य विभिन्न आयु वर्ग, ठीक है, विभिन्न आयु वर्ग जैसे कि बोलते हैं 18 साल तक, ठीक है, 24 साल तक, ये अलग अलग आयु वर्ग हैं, ठीक है। इनमें स्त्रियों और पुरुषों की संख्या जो है इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है, कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, मतलब 1 से लेके 10 साल के बीच में जो बच्चे हैं उनकी हाइट कितनी है, हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, उनका वजन कितना है, वो कितने साक्षर हैं, काफ़ी सारे इसमें ले सकते हैं। और 1 से 18 साल मतलब 11 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनकी हाइट कितनी है, ठीक है, वो साक्षर है नहीं है। फिर उसके बाद 20 से 30 तक हम ले सकते हैं कि इनमें से कितने लोगों के पास यहाँ पर नौकरी है, ठीक है। तो इस तरह से जो हम आंकड़े लेते हैं इसको बोलते हैं आयु संरचना, ठीक है। अब देखो जन्म दर मृत्यु दर, तो किसी एक वर्ष में किसी देश या राज्य में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को जन्म दर कहते हैं। यहाँ पर आपको देखो शॉर्ट में बता दिए, पहले मैंने लॉन्ग में बताया था, ठीक है।
और मृत्यु दर वही हो गया किसी एक वर्ष में किसी देश या राज्य में, ठीक है। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि देश ही होना चाहिए, देश हो सकता है, राज्य हो सकता है, क्षेत्रफल हो सकता है किसी प्रत्येक क्षेत्रफल में, ठीक है। अब देखो 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। अब उसके बाद देखो प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक है, ठीक है। उत्तर के लिए देखो संकेत देखिए प्रश्न 2 में, प्रश्न 2 का जो गौ हमने पढ़ा था उसमें आपको दिया था, ठीक है। तो गौ हम एक बार देखते हैं, प्रश्न 2 में आपको गौ दिया था। तो देखो प्रश्न 2 हमारे पास ये रहा, तो इसका गौ एक तरह से आप यही मानो, ठीक है, यानी कि ये वाला है हमारा, ठीक है। भारत में जनसंख्या दर क्यों घट रही है, ये रहा देखो हमने, ठीक है। गौ में हमने अच्छी तरह से प्रवास को यहाँ पर पढ़ लिया था। अब उसके बाद देखो अगला प्रश्न हमारे पास है यहाँ पर प्रश्न 3, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है। तो देखो जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन ये दोनों चीजें अलग अलग है, ठीक है। तो किसी एक निश्चित अवधि, ठीक है, जैसे कि 1991 से 2001 में किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, ठीक है। संख्या में परिवर्तन यानी कि पहले 100 लोग थे, मान के चलो पहले 100 लोग थे, वो 110 हो गए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, उनकी संख्या में परिवर्तन हुआ है, जिसको कि हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब देखो जनसंख्या वृद्धि को कुल, यहाँ पर देखो आप, कुल संख्या के साथ साथ प्रतिशत में भी दर्शाया जाता है, ठीक है। जब किसी निश्चित अवधि में किसी देश या राज्य की जनसंख्या में वृद्धि होती है तो इसे सकारात्मक परिवर्तन कहते हैं, किंतु इसके विपरीत जब जनसंख्या में कमी आती है तो इसे नकारात्मक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब जनसंख्या घटती है तो उसे नकारात्मक परिवर्तन कहते हैं और जब बढ़ती है तो सकारात्मक। अब देखो जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के लिए 3 प्रमुख घटक हैं, जैसे कि जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास, जो कि हमने इस चैप्टर में काफी अच्छी तरह से तीनों पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब देखो अगर आपने नहीं देखा तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, आपको समझ में नहीं आया वहां पर आप समझे, ठीक है। जन्म दर तथा मृत्यु दर के बीच का अंतर प्राकृतिक वृद्धि है, ठीक है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का प्रमुख घटक है और प्रवास आंतरिक या अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है, जैसे कि हमने बताया था कि आंतरिक क्या होता है और अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय तो होता है एक देश से दूसरे देश में, ठीक है, और आंतरिक होता है देश के अंदर ही लोग राज्यों में इधर उधर जाते हैं। किसी देश की जनसंख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास से परिवर्तन होता है। अब देखो परिवर्तन आपको पता है जब अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होगा, यानी कि जब विदेश के लोग हमारे देश में रहने के लिए आएंगे, उससे होगा जनसंख्या परिवर्तन। अब आंतरिक में क्या होगा, एक ही मतलब देश हैं तो हम एक ही देश के अंदर, भले हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो उसमें वहां पर जनसंख्या परिवर्तन नहीं होगा। फिर देखो चौथा प्रश्न है व्यावसायिक संरचना एवं विकास के बीच क्या संबंध है। तो देखो व्यावसायिक संरचना और विकास के बीच में आपको संबंध बताना है, रिलेशन, ठीक है। तो देखो आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का अधिक होना, ठीक है, विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है। आर्थिक रूप से यानी कि फाइनेंशियली, ठीक है, आर्थिक रूप से क्रियाशील जो जनता है, ठीक है, जनसंख्या है, उसका अधिक हो जाना विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है। मतलब उसे पता चल रहा है कि जो मतलब लोग कमा रहे हैं वो आर्थिक स्थिति में अच्छे हो रहे हैं, ठीक है, लोगों की संख्या बढ़ रही है, इससे पता चलता है कि देश का विकास हो रहा है, ठीक है। लोगों को देखो, लोगों का उनके व्यवसायों के अनुसार वर्गीकरण ही व्यावसायिक संरचना है, ठीक है। अब उनका व्यवसाय किस तरह का है उस हिसाब से हम उन्हें वर्गीकृत करें तो ये क्या होता है, व्यावसायिक एक संरचना होती है, ठीक है। किसी भी देश में विभिन्न व्यवसायों को करने वाले भिन्न भिन्न लोग होते हैं। अब एक ही व्यवसाय, सब ऐसा तो नहीं है कि सब लोग एक ही व्यवसाय करते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग व्यवसाय करते हैं, ठीक है। व्यवसायों को 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। देखो प्राथमिक व्यवसाय सीधा प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, जो प्राथमिक व्यवसाय होता है, इस व्यवसाय से अन्य व्यवसायों की अपेक्षा आय की प्राप्ति कम है। अब देखो भारत की 64% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। भारत की जो 64% जनसंख्या है वो कृषि कार्य में लगी है, इसलिए हमारे विकास की गति धीमी है। क्रियाशील देशों का देखो पिछड़े होने का, ठीक है, मुख्य कारण प्राथमिक व्यवसाय में अधिक लोगों का जुड़ा होना है, ठीक है। अब जो लोग प्राथमिक व्यवसाय में ज़्यादा जुड़े होते हैं वो क्या है, वहाँ पर थोड़ा सा वो पिछड़े रहते हैं, क्योंकि उसमें जो आमदनी है, ठीक है, जो मुनाफा है वो कम होता है प्राथमिक में। द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों से अधिक आय की प्राप्ति होती है। विकसित देशों में अधिकतम विकास का मुख्य कारण इनकी अधिकांश जनसंख्या का द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों में लगा होना है, ठीक है। वहां पर मतलब जो मैक्सिमम लोग हैं वो द्वितीयक और तृतीयक तरह के व्यवसाय करते हैं, ठीक है। अतः व्यवसाय संरचना एवं विकास के बीच घनिष्ठ संबंध होता है, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट है आपके पास कि स्वस्थ जनसंख्या कैसे लाभकारी है, ठीक है। आप स्वस्थ जनसंख्या यानी कि हम आप लोग सब लोग जो देश के अंदर आते हैं, ठीक है, और अगर हम स्वस्थ होंगे तो हम ज़्यादा लाभकारी होंगे, ठीक है, हम अपने लिए अपने देश के लिए ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो देखो स्वस्थ जनसंख्या निम्न प्रकार से लाभकारी होती है। देखो स्वस्थ जनसंख्या आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। अब जब व्यक्ति स्वस्थ होगा, जनसंख्या यानी कि सब लोग स्वस्थ होंगे, तो वो क्या करेंगे, आर्थिक विकास में, ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल और डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। फिर देखो
प्राकृतिक संसाधनों के विकास में लोगों का स्वस्थ होना जरूरी है। प्राकृतिक जो संसाधन है उनका अगर विकास, मतलब किसी भी चीज़ का विकास हम तभी कर पाएंगे जब हम खुद स्वस्थ होंगे, ठीक है। मानव संसाधन का विकास स्वस्थ रहने से ही संभव होता है। स्वस्थ जनसंख्या अधिक क्रियाशील होती है, ठीक है। अब एक स्वस्थ व्यक्ति है और एक अस्वस्थ व्यक्ति है, दोनों को अगर हम काम कराएंगे तो नॉर्मल सी बात है, जो स्वस्थ होगा वो ज़्यादा काम करेगा, ठीक है। यह देश का उत्पादन बढ़ाने में सक्षम होती है, तो नॉर्मल सी बातें हैं, ठीक है, आप लिख सकते हो। फिर प्रश्न 6 देखो, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं क्या होती है। तो देखो, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने पर बल देती है। जो 14 वर्ष से कम आयु वाले होते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करना, ठीक है। व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना। आगे देखो, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, ठीक है। अब जो यहाँ पर पहले क्या होता था, बाल विवाह कर दिए जाते थे, जो कि गलत चीज़ थी, बिल्कुल गलत चीज़ थी, ठीक है। आज के टाइम पे इसमें काफ़ी सारे रूल्स बन चुके हैं, ठीक है। और अब के टाइम पे तो लगभग 21 या 22-23 साल कर चुकी है, ठीक है। यहाँ पर परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाना। आगे देखो, किशोर किशोरियों को असुरक्षित यौन संबंध के बुरे प्रभावों के बारे में शिक्षित करना। और लास्ट देखो आप इसमें अपना पॉइंट, गर्भ निरोधक सेवाओं को आम जन तक पहुंचाना। आम जन यानी कि नॉर्मल जो पीपल होते हैं, ठीक है, लोग होते हैं, आम जनता होती है जो। तो देखो क्लास 9th यहाँ पर आपके इस चैप्टर के भी सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।